अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। शैतान की आंत की तरह वो लंबा नाला अब ऊपर को बुलंद होने लगा था। अचानक 50-60 गज के फासले पर एक ताकतवर टॉर्च की रोशनी हम पर पड़ी। हमने नीचे लेटने में एक लम्हा भी नहीं लगाया था। उसी वक्त सामने से एक बरस्ट फायर हुआ। ये वही ग्रुप है या उनके कोई और साथी हैं? सरदार हिकलाया। जो भी हैं अब तो बुरे फंस गए हैं सरदार जी। मैं आहिस्ता आहिस्ता पीछे को खिसका। टार्च एक बार फिर रोशन हुई और उस रोशनी में चंद कदम आगे लगी कांटादार तार को देखते ही मेरा दिल खुशगवार अंदाज में धड़कने लगा। सरदार खान, ये आर्मी की कोई पोस्ट है? मैंने खुशी से बेकाबू लहजे में कहा और इसके साथ ही मैंने जेब से टॉर्च निकालकर बार बार जलाकर टॉर्च का इशारा करने लगा। कौन है? दबंग लहजे में पूछा गया। हम दोस्त हैं, दुश्मन नहीं। सरदार को उठने का कहकर मैं हाथ बुलंद करके खड़ा हो गया। पिस्तौल मैंने होल्स्टर में रख लिया था। सरदार भी कलाशनकोव जमीन पर रखते हुए मेरे साथ हाथ बुलंद करके खड़ा हो गया। आगे आ जाओ, उसी आवाज़ ने हमें पुकारा और हम हाथ बुलंद किए आगे बढ़ने लगे। कांटादार तार के दरमियान में एक जगह रास्ता बना नजर आ रहा था। हम उसी से गुजर कर आगे बढ़ने लगे। हम टॉर्च वाले से 10-15 गज दूर पहुंचे होंगे कि उसने अगला हुक्म सादर किया। रुक, अपने हथियार और सामान यहीं छोड़ दो। हमने बेचूचरा उनके कहने पर अमल किया। अब आगे बढ़ो। हथियार और थैले ज़मीन पर रखते ही हमें दोबारा आगे बुलाया गया। नज़दीक पहुंचने पर हमें 3 फौजी नजर आए। एक ने हाथ में टॉर्च थाम रखी थी जबकि 2 के हाथों में हथियार थे। एक अपना हथियार सिलिंग अप करके आगे बढ़ा और हमारी तलाशी लेने लगा। तलाशी के बाद उनके सीनियर ने एक सिपाही को हमारा सामान लेने भेजा जो हम उनके हुक्म पर पीछे छोड़ आए थे। थोड़ी देर बाद हम पोस्ट कमांडर के सामने खड़े थे। वो एक जूनियर ऑफिसर था। जी जनाब, अपना तारुफ करें। उसने हल्की सी मुस्कुराहट से पूछा। हमारे पुरतमाद लहजे में की जाने वाली बातचीत से उसे इतना तो अंदाज़ा हो गया था कि हम दुश्मन नहीं थे। मैं अपने आई काम सेट पर आपकी बात किसी से कराना चाहता हूँ। बात करो। उसने इजाज़त देने वाले अंदाज में सर हिलाया। उसका जवाब सुनकर एक बंदे ने आई काम सेट मेरी जानिब बढ़ाया। पोस्ट का नाम है? आई काम सेट पकड़ते हुए मैंने जूनियर ऑफिसर से पूछा। ये एफ बुलाक है। उसने बगैर किसी तरद्दुद के पोस्ट का नाम बता दिया। सेट ऑन करके मैंने चैनल 9 लगाया और 1 अल्फ़ा को पुकारने लगा। सेंड योर मैसेज ओवर। मेरे 2-3 दफ़ा पुकारने पर 1 अल्फ़ा की भारी आवाज़ स्पीकर से बरामद हुई। हम इस वक्त एफ बुलाक पर पहुंच गए हैं, ओवर। बगैर किसी तमहीद के मैं मतलब की बात पर आ गया कि वायरलेस सेट पर तमहीदें नहीं बांधी जा सकती। मगर क्यों? उसका लहजा हिरानी से पुर था। कहानी लंबी है, ओवर। मैंने तफसील बतलाने से गुरेज किया। काम बताओ, ओवर। उसने भी तफसील पूछने पर इसरार नहीं किया था। पोस्ट कमांडर को हमारी शनाख्त करवा दो। ठीक है, पोस्ट कमांडर को अभी ऑर्डर मिल जाएंगे और तुमने अगले हुक्म तक यहीं रहना है। और मेरे राजर कहने पर उसने ओवर एंड ऑल कहकर राब्ता मुनक़ते कर दिया। 5 मिनट बाद पोस्ट कमांडर के बैंकर में पड़े फील्ड टेलीफोन की घंटी बजने लगी। उसने रिसीवर उठाकर कहा, यस सर, सूबेदार रमज़ान बात कर रहा हूँ। और फिर दूसरी जानब से उसे कुछ हिदायत मिलने लगी। हमें तो बस उसकी यस सर ही सुनाई देती रही। बात ख़त्म करते ही उसने रिसीवर मेरी जानब बढ़ाया। अस्सलाम वालेकुम सर, ज़ीशान हैदर बात कर रहा हूँ। मैंने रिसीवर कान से लगाते हुए अपना तारुफ कराया। वालेकुम अस्सलाम ज़ीशान, कल का दिन एफ बुलाक पर गुजारो और परसों तुम दोनों डी बुलाक पर चले जाना। वहाँ 1 अल्फ़ा तुम्हारा मुंतज़िर है। डी बुलाक का रास्ता तुम्हें सूबेदार रमज़ान से मालूम हो जाएगा। और मेरे ठीक है सर कहने पर उसने खुदा हाफिज़ कहकर राब्ता मुनक़ते कर दिया। यकीनन आप लोगों ने खाना नहीं खाया होगा। मेरे रिसीवर रखते ही सूबेदार रमज़ान मुस्तफसिर हुआ। जी सर, सरदार ने इस बात में सर हिलाया। एक आदमी को खाना लाने का कहकर वो हमसे गपशप करने लगा। हमारी दिन भर की कार्रवाई चूँकि अपनी फ़ौज के लिए कोई राज की बात नहीं थी, इसलिए हमने उसे मुकम्मल तफसील से सब कुछ बता दिया। सारी तफसील सरदार ही ने सुनाई थी। उसकी बात ख़त्म होते ही सूबेदार रमज़ान ने
बाकायदा हमें गले लगाकर हमारी पीठ थपथपाई थी। उसी वक्त ताज़ा खाना तैयार होकर आ गया। गरम गरम रोटियों और भेड़ के गोश्त से सैर लुत्फ़ अंदोज़ होने के बाद हमने मिल्क पाउडर की बनी चाय पी और बिस्तर में घुस गए। सारे दिन की भाग दौड़ के बाद सख्त थकन महसूस हो रही थी। वज़ीरिस्तान ने हमें काफ़ी अच्छे अंदाज में खुश आमदीद कहा था। किस्मत अच्छी थी, वरना सरदार कबील खान के आदमियों ने हमें मरने में कोई दकीका फ़रोग़ गुज़ाश्त नहीं किया था। अगला पूरा दिन हम वेब ब्लॉक पर आराम करते रहे। सफेर के वक्त हमने सूबेदार रमज़ान से डी ब्लॉक का रास्ता मालूम कर लिया था, जहाँ वन अल्फ़ा हमारा मुंतज़िर था। उसने एक दूर एक पहाड़ी की जानिब इशारा किया और साथ में वहाँ तक जाने के रास्ते के बारे में भी तफसील से बता दिया। अगली सुबह का इंतज़ार करने की बजाय हम शाम का खाना खाकर ही डी ब्लॉक का रास्ता नापने लगे। अमेरिकन स्नाइपर का कंपास मेरे पास मौजूद था। यूँ भी उसकी घड़ी में भी एक जदीद कंपास फिट था। डी ब्लॉक का फासला वहाँ से 9-10 किलोमीटर बकदर था। वो पोस्ट एफ ब्लॉक से ज़्यादा ऊंचाई पर वाक़ थी। कंपास की मदद से हम ऊंचे नीचे रास्तों और खुश्क व तर नालों को अबूर करते हुए रात 12 बजे के करीब डी ब्लॉक के करीब पहुंच गए थे। संतरी को अपनी पहचान कराने के थोड़ी देर बाद ही हम वन अल्फ़ा से मुआयना कर रहे थे। वो 35-36 साल का खुशरू जवान था। उसका ताल्लुक एक खुफिया एजेंसी से था। उसका रैंक मेजर और नाम औरंगज़ेब खटक था। वो हमसे बड़े तबाक से मिला। गुज़श्ता दिन की तफसील सुनकर उसने हमें एक बार फिर शाबाश दी और मतलब की बात पर आ गया। कबील खान का ताल्लुक वज़ीर कौम से है और उसके पास 1500-1600 का लश्कर मौजूद है। उसका असल इलाका वादी शवाल में मौजूद गंव अलाम खेल है, जहाँ तक अभी आर्मी नहीं पहुँची है। यह इंडियन एजेंसी राह का ख़ास पुर्जा है। दूसरी एजेंसियाँ भी उससे काम लेती रहती हैं। बहरहाल ज़्यादा अरसा बच नहीं सकेगा। तुम दोनों को एक ख़ास काम के बाद उसकी सरकोबी के लिए जाना होगा। वादी शवाल में हमारे 3 आदमी मौजूद हैं, लेकिन वो खुलकर तुम्हारा साथ नहीं दे पाएंगे। वो बस राब्ते का ही एक ज़रिया है। उनमें सबील खान नामी आदमी तुम्हारे साथ राब्ते में रहेगा। उससे भी तुम एसएस के कोड नाम से चैनल 7 पर रब्ता कर सकते हो। वो अपना कोड नाम अल्फ़ा 2 बताएगा। सरदार ने पूछा, ख़ास काम क्या है सर? यहाँ एक बुलंद चोटी ज़ख़ीरा टॉप है, जहाँ दहशत गर्दों के 2 स्नाइपर मौजूद हैं। उनमें से एक का नाम ज़ुल्जदीन है और दूसरे को मुर्शिद के नाम से जाना जाता है। तुम्हें यकीनन हैरानी होगी कि यह ज़ुल्जदीन नामी आदमी पाक आर्मी की कमांडो बटालियन से भगोड़ा होकर दहशत गर्दों के साथ शामिल हुआ है। यूनिट में किसी अफीसर से उसका झगड़ा हुआ और ये बागी होकर दहशत गर्दों के पास चला गया और फिर यहाँ रुपए पैसे की वाफर दस्तियाबी ने उसे मज़ीद शह दिया। ये दोनों बहुत अच्छे स्नाइपर हैं। हमारे शहीद होने वाले जिस जवान के सर में गोली लगी हो तो हमें मालूम हो जाता है कि यह ज़ुल्जदीन की फायर की हुई गोली है और छाती में लगने वाली गोली को मुर्शिद की हरकत माना जाता है। जंगल टॉप पर दहशत गर्दों के मजबूत मोर्चे बने हुए हैं। हेलीकॉप्टर की शेलिंग भी वहाँ फ़ायदेमंद नहीं हुई। वहाँ सबसे ख़तरनाक यही 2 आदमी हैं और उन्हें किस तरह निशाना बनाना है, ये आप दोनों की सवाबदीद पर है। वैसे ज़ुल्जदीन का नाम मैंने सुना हुआ है। मैंने तईदी अंदाज में सर हिलाते हुए कहा। कमांडोज के साथ एक कोर्स के दौरान उसकी गायबाना तारीफ सुनी थी। सही पहुँचे। मेजर औरंगज़ेब ने इस बात में सर हिलाया। अगर हम दोनों जंगल टॉप पर जाकर खुद को दहशतगर्द ज़ाहिर करें तो यकीनन उन्हें आसानी से जहन्नम वसूल कर सकेंगे। सरदार ने ख्याल ज़ाहिर किया। नहीं, पहली बात तो यह है कि ये लोग बहुत शातिर हैं, किसी नए आदमी पर एतमाद नहीं करते और उनके पास आने वाले दहशतगर्द किसी सरदार या एजेंसी की वसातत से आते हैं। यूँ नहीं कि कोई भी आदमी मुँह उठाकर उनके पास पहुँच जाए। हमारे जो आदमी उनमें शामिल हैं वो भी हमने जाने कितनी मुश्किलों से उनका हिस्सा बने हैं। दूसरा, जो आदमी करीब जाकर किसी दहशतगर्द को हलाक करेगा, खुद उसका बचना भी नामुमकिन हो जाएगा। और मैं तुम जैसे तरबियत याफ्ता और बेहतरीन स्नाइपर्स को इतने सस्ते में कुर्बान नहीं कर सकता। शुक्रिया सर। मैं उसकी पुरखलूस बात सुनकर बोला, वैसे ज़ख़ीरा टॉप के करीब कोई ऊंची चोटी मौजूद नहीं है। ज़ेडा केल से शुमाल की जानिब एक बुलंद चोटी विचा न रही है
اس کا ذخیرہ پوسٹ سے ہوائی فاصلہ 1.5 کلومیٹر سے کچھ زیادہ ہی ہے، لیکن وہ ایسی جگہ ہے جہاں فوج پوسٹ نہیں بنا سکتی ہے، کیونکہ ایک تو پانی کا نزدیک ترین چشمہ بھی ہے، اس سے اتنی دور ہے کہ روزمرہ ضروریات کا پانی وہاں تک پہنچانا نہایت مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وہاں گاڑی کا راستہ بھی موجود نہیں ہے، اس لیے راشن بھی ذخیرہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بیس میں پوسٹ بنانے میں یہ کباہت ہے کہ دہشت گرد عارضی طور پر وچا نرائی کی چوٹی پر چڑھ کر آرمی کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اس طرح کی چند اور مجبوریاں بھی ہیں۔ البتہ تم لوگ اس چوٹی کو عارضی طور پر اپنے مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہو، اور یقیناً اس کے لیے تمہیں ہیوی سنائپر بھی دستیاب ہوگی، کیونکہ اس جگہ سے ذخیرہ ٹانپ ڈریگنیو کی رینج سے باہر ہو جاتی ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، آج مارا جانے والا امریکن سنائپر ہمارے لیے بیرا ٹیم 107 کا تحفہ چھوڑ گیا ہے۔ بیرا ٹیم 107؟ میجر اورنگزیب کے لہجے میں حیرانی تھی۔ میں وضاحت سے بولا، جی ہاں، یہ بھی ہیوی سنائپر ہی ہے۔ تم لوگوں کے پاس نظر تو نہیں آ رہی ہے؟ میں جواب دیتے ہوئے بولا، ایک جگہ پر چھپا دی ہے، اور ہو سکے تو اس کا منیشن منگوا دیں، کیونکہ اس کے ساتھ صرف 27 گولیاں ہمیں ملی ہیں۔ اچھا، میں اپنے پاس لکھ لیتا ہوں۔ اس نے نوٹ بک نکال کر اس پر بیریٹم 107 کا نام لکھ لیا، اور ہاں، گلاک 19 کا ایمونیشن بھی ہے۔ مجھے اچانک پستول یاد آ گیا، جس کی چند گولیاں ہی میرے پاس رہ گئی تھیں۔ میجر اورنگزیب نے فوراً کہا، اس کی 50 گولیاں میرے پاس موجود ہیں، جاتے ہوئے لیتے جانا۔ شکریہ سر، میں نے اطمینان بھرا سانس لیا۔ میرا خیال ہے یہ گھڑی بھی تمہیں امریکن سنائپر ہی سے ہاتھ لگی ہے۔ اس نے میری کلائی پر بندھی گھڑی کی طرف اشارہ کیا۔ جی سر، میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ اگر پسند ہے تو میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ میں ضرور لیتا اگر تمہیں اس کی قیمت معلوم ہوتی، اور تب تم یہ پیشکش کرتے۔ اس نے گویا انکشاف کرتے ہوئے کہا، یہ گھڑی پاکستانی کرنسی میں کم از کم 1.5 لاکھ کی ہوگی۔ سر، ابھی چند ماہ پہلے جب ہم امریکہ میں سنائپر کورس کر رہے تھے، اس وقت اس کی قیمت 3000 امریکن ڈالر کے قریب تھی۔ آپ نے تو اس کی قیمت آدھے سے بھی گھٹا دی ہے۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر خفت بھرے تاثرات نمودار ہوئے۔ معذرت خواہ ہوں، میں نے محتاط اندازے کے مطابق کہا تھا۔ کوئی بات نہیں سر، یہ لیں۔ میں نے گھڑی کلائی سے اتار کر اس کی جانب بڑھائی۔ میرا خیال ہے اپنے الفاظ کا پاس آپ ضرور رکھیں گے۔ کن الفاظ کا؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ یہی کہ اگر مجھے اس گھڑی کی قیمت معلوم ہوتی ہے اور میں تب بھی آپ کو تحفہ دینا چاہتا تو آپ ضرور قبول کرتے۔ وہ پھیکی مسکراہٹ سے بولا، میں نے سوچا شاید تم نا وقفیت کی بنا پر یہ مجھے دے رہے تھے۔ نہیں، میں اس لیے آپ کو دے رہا تھا کہ آپ کے ہاتھ پر یہ اپنی پہچان کرا سکے گی۔ ہم جیسے اگر اتنی قیمتی گھڑی باندھ لیں تو دیکھنے والے اسے نقل ہی سمجھتے ہیں۔ شکریہ ذیشان۔ اس مرتبہ وہ گھڑی میرے ہاتھ سے لے کر اپنی کلائی پر باندھنے لگا۔ میں نے جیب سے اپنی پرانی گھڑی نکال کر کلائی پر باندھ لی تھی۔ اچھا، ہم ذخیرہ ٹانپ کی بات کر رہے تھے۔ میجر اورنگزیب نے گفتگو کا رخ دوبارہ ہمارے مشن کی طرف موڑا۔ سر، اتنی دور سے ہمیں پہچان کیسے ہوگی کہ فلاں شخص ذوالجدین یا مرشد ہے؟ میں نے کافی دیر سے ذہن میں کلبلاتے سوال کو الفاظ کی صورت میں ڈھالا۔ اچھا سوال ہے، اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے میرے سوال کو پسندیدگی کی صنعت سے نوازا۔ ذخیرہ ٹانپ سے ہماری پوسٹ ای بلاک اور شاہ جہاں شہید پوسٹ پر زیادہ فائر آتا ہے۔ مذکورہ دونوں پوسٹوں پر کوئی آدمی آڑ لیے بغیر حرکت بھی نہیں کر سکتا، اور ذخیرہ ٹانپ مین سنائپرز کی وجہ سے ان دنوں پوسٹوں پر ایک مورچے سے دوسرے مورچے تک کے لیے فائری خندقیں کھودی گئی ہیں۔ اب ہوگا یہ کہ وہ ہمیں اپنا منصوبہ بتانے لگا۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی ہم دونوں نے بیک زبان کہا، سمجھ گئے سر؟ گڈ، اس نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا، اور پھر مزید معلومات ہمارے گوش گزارنے لگا۔ ہم صبح کی نماز پڑھ کر ہی سو پائے تھے۔ اگلے دن شام کا کھانا کھا کر ہمیں رخصت کرتے وقت میجر اورنگزیب نے کہا، میں اگلے 10 دن یہیں ہوں، اس کے بعد شاید میں وانا چلا جاؤں، لیکن کسی نہ کسی وساطت سے تمہیں میرے احکام اور ہدایات ملتی رہیں گی۔ ٹھیک ہے سر، کہہ کر ہم نے اسے الوداعی معانقہ کیا اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ڈی بلاک سے لگی نرے کا زمینی فاصلہ
15-16 किलोमीटर से ज़्यादा बन रहा था। हमने वहाँ से लगी नरई कहीं रुक किया था, क्योंकि उसके दामन में हमने बेरेटम 107 छुपी हुई थी। उसके बगैर तो विचा नरई से जखीरा टाप पर फायर करना नामुमकिन था। सुबह के 3 बज रहे थे जब हम वहाँ पहुँचे। वहाँ रुके बगैर हमने बेरेटम 107 लिया और वहीं से विचा नरई की तरफ बढ़ गया। ड्रैगनेव राइफल भी मैंने वहाँ नहीं छोड़ी थी, क्योंकि बेरेटम 107 से फायर करने के बाद उसको मैंने कहीं छुपा देना था। यह राइफल हमें किसी खास मौके पर ही ज़रूरत पड़ना थी, वरना ड्रैगनेव की रेंज मेरे लिए काफ़ी थी। यूँ भी उसका वज़न ड्रैगनेव से काफ़ी ज़्यादा था और इतनी वजनी राइफल को हर वक्त साथ फिराना आसान काम नहीं था, जबकि इसकी ज़रूरत भी कभी कभी पड़ना हो। तलुए आफ्ताब तक हम विचा नरई के दामन में पहुंच गए थे। एक मुनासिब गार ढूंढकर हमने अपना सामान वहीं रखा। सर्दी इतनी ज़्यादा नहीं थी कि हमें आग जलाने की ज़रूरत पड़ती। यूँ भी अप्रैल का महीना ख़त्म होने को था। बुलंदी पर अलबत्ता अच्छी खासी सर्दी पड़ रही थी, खासकर तेज़ हवा सर्दी की शिद्दत को बढ़ा देती थी। नवंबर में दिसंबर में तो बर्फबारी भी शुरू हो जाती है। सरदार को आराम करने का कहकर मैं बेरेटम 107 को बैग से निकाल कर जोड़ने लगा। राइफल को मुकम्मल जोड़कर मैं गार के दिहाने पर आ गया। गार के सामने काफ़ी घने दरख्त थे। दरख्तों के साथ एक छोटी सी टेकरी पर लेटकर मैंने 500 मीटर के फासले पर एक छोटा पत्थर चुना और मतलूबा रेंज लगाकर एक गोली फायर कर दिया। आला क्वालिटी के सलेंसर की वजह से हल्की सी ठक की आवाज़ आई थी। वो पत्थर 2-3 टुकड़ों में बंटकर बिखर गया था। हर स्नाइपर अपने राइफल की सिफरकारी अपने तरीके से करता है। सिफरकारी का मतलब है राइफल को दुरुस्त निशाना लगाने के लिए जांचना, और ज़रूरी नहीं कि एक स्नाइपर की सिफर की हुई राइफल से दूसरा स्नाइपर भी दुरुस्त निशाना लगा पाए, क्योंकि हर इंसान की मास्टरी मुख्तलिफ होती है। इसके बावजूद अमेरिकन स्नाइपर की सिफर की हुई राइफल हैरत अंगेज तौर पर मेरे मिजाज के मुवाफिक रही थी। बहुत से नाजरीन को तो शायद ये भी मालूम न हो कि मास्टरी क्या होती है। फायर करते वक्त हर शख्स को एक आंख बंद करके फायर करना पड़ता है, और दुरुस्त फायर के लिए ज़रूरी है कि हर फायरर अपने मास्टरी खोल कर फायर करे। वो ज़रूरत तो नहीं, लेकिन नाजरीन की मालूमात के लिए मास्टरी मालूम करने का तरीका दर्ज कर देता हूँ। अपना बायां बाजू मुकम्मल खोलकर अपनी शहादत की उंगली खड़ी करें। अपनी दोनों आंखें खुली रखते हुए उस उंगली से किसी भी निशान पर शीश लें। अब बारी बारी अपनी दोनों आंखें बंद करके देखें कि किस आंख को खुला रखते हुए उस निशान पर शीश बरकरार रहती है। बस वही आपकी मास्टरी है। एक गोली 1000 मीटर के फासले पर फायर करके मैंने राइफल के सिफर होने का यकीन किया और वापस गार में पलट आया। बैग खोलकर सामान का जायजा लेते हुए मैं बेख्तियार अपना सर पीटने लगा। उसमें रखी NSV-80 क्लिप ऑन नाइट विजन साइट मेरा मुंह चिढ़ा रही थी। 2-3 दिन पहले जेड़ा केल पर अगर ये साइट हम इस्तेमाल करते तो रोशन खान पार्टी के कई बंदों को निशाना बना सकते थे। हालांकि अमेरिकन स्नाइपर से सामान कब्जा करते वक्त मैंने अच्छी तरह NSV-80 क्लिप ऑन नाइट विजन साइट को देखा था, लेकिन जब ज़रूरत पड़ी उस वक्त यह साइट जहन से ही निकल गई थी। यह एक बेहतरीन साइट है और स्नाइपर राइफल पर लगाकर इससे रात के अंधेरे में भी फायर किया जा सकता है। ये बहरहाल जो बेवकूफ़ी होना थी हो चुकी थी। इस पर मातम करने का कोई फ़ायदा नहीं था। गार के ठंडे फर्श पर पाँव पिसार कर मैंने अपने सफरी थैले से चनों के बने हुए ग़िज़ायत से भरपूर बिस्कुट निकाल कर खाना शुरू कर दिए। बिस्कुट खाकर मैंने गार से बाहर जाकर खुश्क लकड़ियाँ इकट्ठी की और आग जलाकर चाय बनाने लगा। सरदार अपनी मर्जी से दोपहर को 12 बजे उठ गया था। उसके बिस्तर से निकलते ही मैं लेट गया। थकावट से यूं भी आंखें बंद हो रही थीं। सरदार की आवाज़ देने पर आंख खुली तो शाम का मलकजा अंधेरा छा चुका था। रात के वक्त विचा नरई की बुलंदी तय करने का कोई फ़ायदा नहीं था। ये काम अगले दिन पर उठाकर हमने वो रात भी इसी गार में गुजार दिया। सुबह सवेरे हम बिल्कुल ताज़ा दम थे। चाय पीकर हमने विचा नरई की चढ़ाई पर कदम रख दिया। जखीरा टाप से उसकी बुलंदी ज़रा कम ही थी, लेकिन उसकी चढ़ाई निहायत दुश्वार गुजार और ख़तरनाक थी। मुसलसल ऊपर चढ़ते हुए हमें 2 घंटे लग गए थे। विचा नरई की चोटी ऐसी थी कि वहाँ रिहाइश नहीं बनाई जा सकती थी। उस जगह हवा भी खासी तेज़ चल रही थी।
ایک پتھریلی چٹان سے ٹیک لگا کر ہم سستانے لگے۔ ذخیرہ ٹاپ وہاں سے صاف نظر آ رہی تھی۔ 2 بینکر سامنے تھے اور باقی کھدائی کر کے پہاڑی کے اندر بنائے گئے تھے۔ میں نے دوربین نکال کر جائزہ لیا۔ ایک آدمی ان بینکرز کے اوپر ٹہلتا نظر آیا۔ آئی کام پر میں نے ای بلاک سے رابطہ کیا۔ ہم بٹالین میں پہنچ گئے ہیں، اوور۔ میں نے کوڈ ورڈ میں انہیں بتایا کہ ہم اپنی جگہ پر پہنچ چکے تھے۔ پوسٹ کمانڈر نے جواب دیا، شاباش، کل چھٹی نکل جانا، باقی پوسٹ کی فکر نہ کرو، ہم چوکنا ہیں، اوور۔ ٹھیک ہے۔ واپسی پر دوسرے چینل پر بات ہوگی، اینڈ آل۔ یہ کہہ کر میں نے بات چیت ختم کر دی۔ میں نے اسے بتا دیا تھا کہ ہم وچانرے کی بلندی پر تیار بیٹھے ہیں۔ مجھے یقین تھا کہ میجر اورنگزیب خٹک فیلڈ ٹیلی فون پر انہیں سارا منصوبہ سمجھا چکا ہوگا۔ سردار، تیار ہو جاؤ۔ میرا ٹیم 107 کی 2 پہی کھول کر میں نے مناسب جگہ پر لگائی اور رائفل کاک کر کے اس کے پیچھے لیٹ گیا۔ سردار نے سب سے پہلے تو LRF نکال کر فاصلہ ناپا، 1710 میٹر۔ یہ کہہ کر اس نے LRF آنکھوں سے ہٹایا اور ونڈ میٹر نکال کر ہوا کی رفتار ناپنے لگا، 15 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ ہوا کی رفتار بتا کر وہ ونڈ چارٹ دیکھنے لگا۔ اس دوران میں ذخیرہ پوسٹ کا زاویہ دیکھنے لگا۔ ذخیرہ پوسٹ ہم سے بلند تھی اور فائر کرتے وقت بلندی، گہرائی اور متوازی ہدف پر فائر کرنے کے الگ الگ طریقے ہیں۔ جیسے اپنی پوزیشن سے نیچے فائر کر رہے ہوں تو کشش شکل کی وجہ سے گولی آگے جائے گی، اور جب اپنی پوزیشن سے اوپر فائر کر رہے ہوں تو گولی پہلے لگے گی۔ فائر کرتے وقت سنائپر کو بلندی اور پستی کا فرق نکالنا پڑتا ہے۔ حقیقت میں سنائپنگ ایک سائنس ہے، اور جب تک ایک سنائپر رائفل کو صحیح طریقے سے استعمال نہ کر سکے تو کامیابی کے حصول میں ناکام رہتا ہے۔ میں بمشکل مکمل تیار ہو پایا تھا کہ ہدف مجھے نظر آ گیا۔ میرے ٹیم 107 کی طاقتور ٹیلی سکوپ سائٹ میں مجھے 2 آدمی بھاگ کر بینکر سے نکلتے دکھائی دیے۔ ایک نے دونوں ہاتھوں میں سنائپر رائفل اٹھائی ہوئی تھی۔ بینکر کی چھت پر سنائپر کو 2 پہی لگا کر وہ اس کے پیچھے لیٹ گیا، گویا وہی میرا ہدف تھا۔ میں نے سردار کو ای کام آن کرنے کی ہدایت کی۔ اسی وقت ذخیرہ پوسٹ پر لیٹے سنائپر نے گولی فائر کی اور پھر مکہ ایسے لہرایا جیسے اس نے کامیاب فائر کر دیا ہو۔ اس کے ساتھ ہی وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر دوربین میں ای بلاک کا جائزہ لینے لگا۔ 3 2 1، میں نے آہستہ سے دہرایا اور 1 سیکنڈ انتظار کر کے ٹریگر دبا دیا، جبکہ سردار نے وہی ہند سے ای کام پر دہراتے ہوئے ایک کے بعد فائر کہا۔ اس کے ساتھ ہی ای بلاک کی طرف سے 12.7 mm کا برسٹ چلایا گیا۔ مذکورہ سنائپر سر کے بائیں جانب میری گولی کھا کر پشت کے بل گرا تھا۔ ذخیرہ ٹاپ وچانرے سے شمال کی سمت میں واقع تھی، جبکہ ای بلاک ذخیرہ ٹاپ سے مغرب کی جانب تھا۔ مذکورہ سنائپر کا رخ ای بلاک کی طرف ہونے کی وجہ سے اس کی بائیں جانب میری طرف تھی۔ ای بلاک سے 12.7 کا فائر کرانے کا یہی مقصد تھا کہ دہشت گردوں کا دھیان وچانرے کی طرف نہ آئے اور وہ اپنے سنائپر کی ہلاکت کی وجہ 12.7 کا فائر ہی سمجھیں۔ یہ علیحدہ بات تھی کہ ذرا غور کرنے پر وہ حقیقت کی تہہ تک پہنچ سکتے تھے۔ سردار خوشی سے چہکا، راجہ صاحب، تمہارے فائر کی تعریف کیے بنا نہیں رہا جاتا، شکریہ یار، کہہ کر میں نے ٹیلی سکوپ کے عدسے سے آنکھ پیچھے ہٹا لیا اور اپنے ساتھی لاش لے کر نیچے اتر گئے تھے۔ کنٹرول فار ای بلاک، اوور۔ سردار سے ای کام لے کر میں ای بلاک کو پکارنے لگا۔ ای بلاک فار کنٹرول، ہمارا ایک آدمی سنائپر کی گولی سے شہید ہو گیا ہے، اوور۔ ہمیں تو 12.7 mm کے فائر کی آواز سنائی دی تھی۔ 12.7 mm سے جوابی فائر ہم نے کیا ہے، اوور۔ ٹھیک ہے، محتاط رہو، ایک ہی سنتری کو گولی لگی ہے، دوسرے کو نہیں، اوور۔ میں نے کوڈ ورڈ میں بتا دیا کہ ایک سنائپر کو میں کامیابی سے نشانہ بنا چکا ہوں۔ ٹھیک ہے سر، ہم فی الحال شہید ہونے والے کی لاش کو اگلی پوسٹ تک پہنچانے کا بندوبست کرتے ہیں، اوور۔ کل تک خدا حافظ، اوور اینڈ آل۔ میں نے اسے بتا دیا کہ اگلی کارروائی کل ہوگی۔ چونکہ ای کام وغیرہ پر گفتگو بالکل محفوظ نہیں تھی اور ہر وقت کسی اور کے سننے کا خدشہ رہتا ہے، اس لیے ہم نے ساری گفتگو یوں کی کہ اگر کوئی سن بھی رہا ہو تو وہ یہی سمجھے کہ آرمی کا آدمی دہشت گردوں کی گولی کا نشانہ بن چکا ہے، حالانکہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے کپڑوں اور روئی وغیرہ سے
इंसान के ऊपरी जिस्म का पुतला बनाया था, यूं कि उसे मुकम्मल संतरी का रूप दिया गया था। कमर से नीचे एक डंडा बांधकर एक आदमी उस डंडे को पकड़कर फायरी खंदक में छुपकर उस पुतले को यूं दाएं बाएं हरकत देने लगा जैसे कोई संतरी छत पर टहल रहा है। ये हमने चारे के तौर पर किया था, क्योंकि इससे पहले भी यही होता था कि जो ही कोई फौजी सामने आता, जखीरा टाँप से फौरन स्नाइपर का फायर आ जाता। हमारी चाल कामयाब रही थी। फौजी को छत पर टहलते देखकर जुल्जदीन या मुर्शद दोनों में से कोई एक फौरन शिकार करने को भागा। जो मुझे आसानी से पता चल गया कि वहाँ पर स्नाइपर कौन है। इसके अलावा इतनी दूर से तो किसी की पहचान मुश्किल थी।